नमस्कार साथियों, मैं सलम अली स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एडी एडू लर्निंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने क्लास 12 के पहले सेशन के अंदर चैप्टर 1 पे बात करी थी, पार्ट 1 में शीत युद्ध के दौर के बारे में, जिसके अंदर हमने शीत युद्ध के परिचय के ऊपर चर्चा की थी। शीत युद्ध की पृष्ठभूमि को जाना था। अब आज हम बात करने वाले हैं शीत युद्ध के दायरे के बारे में। जैसा कि हम इस चैप्टर के अंदर अध्ययन कर रहे हैं, उसके अंदर हम एक ये चीज़ देखते हैं, जैसे ही दोनों दूसरे विश्व युद्ध के बाद दोनों महाशक्तियाँ आमने सामने आईं, उसके परिणाम स्वरूप पूरा विश्व जो था दो खेमों में बंटने लग गया था। कुछ पश्चिमी यूरोप के देशों ने अमेरिका का साथ दिया, जिसे हम पश्चिमी गुट भी कहते थे शीत युद्ध के पृष्ठभूमि के अनुसार, और कुछ यूरोप के पूर्वी देशों ने तथा एशिया के देशों ने सोवियत संघ का साथ दिया, यानी साम्यवादी विचारधारा को अपनाया। उस गुट को हम पूर्वी गुट भी कहते थे। तो आज हम बात करने वाले हैं शीत युद्ध के दायरे के अंदर, देखेंगे कि शीत युद्ध के दायरे थे क्या। शीत युद्ध तो आप सभी जान चुके हैं क्या था। दायरे का मतलब होता है विस्तार, यानी जद। शीत युद्ध के दायरे में हम ये देखेंगे कि शीत युद्ध का जो विस्तार था वो कहाँ तक हुआ था, विश्व के कौन कौन से देश इसकी चपेट में आए थे, या किन किन देशों को इसने प्रभावित करा था, और कहाँ तक इसका विस्तार, ये कौन से देश इसकी जद में थे। आज इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। शीत युद्ध के दायरों की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक बनता है, या सबसे पहले जो अध्ययन का बिंदु बनता है, वह है क्यूबा मिसाइल संकट। जी, सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे टॉपिक बन रहा है वो है क्यूबा मिसाइल संकट। तो 1961 तक आते आते सोवियत संघ को ये परेशानी सता रही थी, क्योंकि क्यूबा जो था ये अमेरिका का पड़ोसी देश था। अमेरिका का ये जो था पड़ोसी था, जबकि इसकी जो विचारधारा थी वो थी साम्यवादी। जुड़ाव जो था इसका था सोवियत संघ से, यानी कि ये पूर्वी गठबंधन का देश था इस समय। तो यहाँ पर हम पहले क्यूबा की स्थिति समझ लेते हैं। क्यूबा अमेरिका के साथ लगा हुआ एक द्वीपीय देश था, तो जो कि अमेरिका का एक पड़ोसी देश था, जबकि इसकी विचारधारा जो थी वो एक साम्यवादी विचारधारा का ये पक्षधर था, जिसके चलते इसका जुड़ाव जो था वो साम्यवादी विचारधारा से था, जिसके चलते ये पूर्वी, तो अगर इसकी साम्यवादी विचारधारा तो इसका जुड़ाव जो था वो सोवियत संघ के साथ था, जिसके चलते ये पूर्वी गठबंधन के देशों में से एक था। तो इसके अंदर अब हम देखेंगे कि क्यूबा मिसाइल संकट आखिर था क्या। लगभग 1961 आते आते रूस वर्तमान में तो रूस, उस समय के सोवियत संघ के नेताओं को ये परेशानी पेश आ रही थी कि उन्हें लग रहा था कहीं ना कहीं क्यूबा जो है वो अमेरिका का एक पड़ोसी देश है, कहीं अमेरिका वहाँ के आंतरिक मामले में दखल देके घुसपैठ करके वहाँ एक जो चुनी हुई सरकार, वहाँ की जो सरकार है, फिर जिसके नेता थे क्यूबा के उस समय के नेता थे फिदेल कास्ट्रो, जो कि साम्यवादी विचारधारा के पक्षधर थे। तो सोवियत संघ को यही डर सता रहा था कि कहीं अमेरिका वहाँ के आंतरिक मामलों में घुसपैठ करके कुछ भी तिकड़म लगाकर क्यूबा के अंदर फिदेल कास्ट्रो की सरकार को गिराकर वहाँ पर एक लोकतांत्रिक और पूंजीवादी विचारधारा के समर्थक पक्ष को सत्ता के ऊपर काबिज ना कर दे, जिसके चलते उसके मन में अविश्वास की भावना पैदा हुई। तो हम इसके अंदर आगे देखेंगे। तो एक मिसकंसेप्शन क्रिएट हो गया सोवियत संघ के दिमाग में कि अमेरिका जो है क्यूबा के अंदर सत्ता परिवर्तन करना चाहता है, वहाँ पर अपने पक्ष की सरकार को लाना चाहता है, जिसके चलते उसने 1962 में क्यूबा में परमाणु
मिसाइलों की तैनाती कर दी। सोवियत संघ ने क्यूबा के अंदर मिसाइलों की तैनाती कर दी, जिसके चलते अब अमेरिका जो था वो अमेरिका का लगभग 2 गुना भूभाग मिसाइलों के घेरे में आ गया था। अब जैसे कि सोवियत संघ ने क्यूबा के अंदर मिसाइलों की तैनाती कर दी थी, जिसका परिणाम ये निकला अब अमेरिका का जो भूभाग था वो दोगुने स्तर पर सोवियत संघ की मिसाइलों की सीधी जद के अंदर आ चुका था। साथ ही इसकी जानकारी जो थी अमेरिका को तीन हफ्ते बाद लगी। अब अमेरिका की तरफ से भी कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंस फेलियर ही रहा कि पड़ोसी देश के अंदर एक दूसरे देश ने आकर उसके खिलाफ परमाणु हथियारों की तैनाती कर दी थी, जबकि उसकी जानकारी लगने में ही अमेरिका को 3 हफ्ते लग चुके थे। तो उस समय अमेरिका के जो नेता थे वो थे जॉन एफ कैनेडी। ये उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति थे। जब इन्हें इस चीज़ की जानकारी लगी, इनके और इनके सलाहकारों के लिए वो एक भूकंप से कम नहीं था कि एकदम से उन्हें मालूम चल रहा है कि किसी देश ने उनके विरुद्ध परमाणु हथियारों की तैनाती कर दी, वो भी इतने निकट के किसी देश के अंदर जहाँ से अब उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं। तो खबर मिलने के बावजूद जॉन एफ कैनेडी जो थे और उनके जो सलाहकार थे वो सीधे सीधे किसी गतिरोध में फंसना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं परमाणु बमों के विध्वंस को अच्छी तरह जानते थे। क्योंकि हमने पिछले वीडियो के अंदर बात करी थी जापान के ऊपर जो बम गिराया था अमेरिका ने, तो अमेरिका इस चीज़ से भली भांति परिचित था कि अगर परमाणु युद्ध हो जाता है गलती से भी तो उसका खामियाजा दोनों ही देश को हो सकता है चुकाना पड़ जाए। तो वो कहीं ना कहीं सीधे किसी गतिरोध में फंसने के अलावा उसने रास्ता चुना टेबल का। उसने उस समय सोवियत संघ के जो नेता थे वो थे निकिता खुश्चेव। अब जॉन एफ कैनेडी और उनके सलाहकारों ने अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर उस समय के सोवियत संघ के नेता जो निकिता खुश्चेव के सामने अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखा और उनका विरोध करा कि अगर आपने यहाँ से मिसाइलों को नहीं हटाया तो इसका परिणाम आपको भी बराबर ही भुगतना पड़ सकता है। जिसके चलते ये जो जॉन एफ कैनेडी थे, यही बता देता हूँ मैं आपको, इन्होंने अपने इनके जो जंगी बेड़े थे, जंगी जहाज थे, इन्होंने अपने जंगी जहाजों को ये हुक्म दिया कि सोवियत संघ के जो भी जहाज क्यूबा की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी वस्तु किसी भी चीज़ को लेकर जा रहे हो, हमें उनका रास्ता रोकना है और रास्ते में ही उनके साथ हमने एक तरह से आमने सामने की बात रखनी है या अपना भी हमें दम दिखाना है उन्हें कि हम किसी भी हद में आपसे पीछे नहीं हैं। तो जिसके चलते एक बहुत बड़े संकट गहरा चुका था। क्यूबा मिसाइल संकट को इसका शीत युद्ध का चरम बिंदु भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ था कि दोनों महाशक्तियाँ बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी थी और कभी न कभी हर वक्त ये खतरा सर के ऊपर बना होता कि कभी ना कभी ये खबर आ सकती है कि अमेरिका और सोवियत संघ जो है वो सीधे तौर के ऊपर युद्ध के लिए उतारू हो चुके हैं और युद्ध में कूद चुके हैं। तो निकिता खुश्चेव के ऊपर वार्ताओं से, बैठकों से दबाव बनाया गया कि वहाँ से वे अपनी मिसाइलें जो है वो वापस हटाएं, वरना इसका परिणाम जो होगा वो दोनों तरफ के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक होगा। अब अमेरिका ने जैसे ही अपने जंगी बेड़ों को ये हुक्म दे दिया तो उसका परिणाम ये हुआ, निकिता खुश्चेव ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए वहाँ से मिसाइलों को हटाया। साथ ही जो जंगी बेड़े क्यूबा की तरफ सोवियत संघ ने जो अपने जंगी बेड़े
क्यूबा की तरफ भेजे थे उनकी कुछ की रफ्तार धीमी करी तथा कुछ को वापस सोवियत संघ की तरफ ही वापस मोड़ लिया गया, जिसके चलते खतरा जो था वो परमाणु हमले का या युद्ध का वो टला। यहाँ पर देख सकते हैं कि इतने आमने सामने आने के बाद भी दोनों महाशक्तियों ने काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकंसेप्शन एक दूसरे के बारे में होने के बावजूद भी एक दूसरे ने काफ़ी संयम का परिचय दिया और एक बहुत बड़ा युद्ध होते होते टला। अब इसके अंदर क्यूबा मिसाइल संकट की तो हमने बात कर ली है, अब शीत युद्ध के दायरों की बात हो रही है। तो 2-3 जगह ऐसी थी जहां सोवियत संघ और अमेरिका सीधे सीधे क्यूबा मिसाइल संकट की तरह युद्ध की स्थिति में आ चुके थे, जिसमें से दूसरे नंबर पे था कोरिया संकट। इसकी अवधि थी 1950-1953। बर्लिन संकट 1958-1963 और कांगो संकट 1960 के दशक की शुरुआत में। अब क्यूबा मिसाइल संकट की तरह ही कोरिया संकट, बर्लिन संकट और कांगो संकट में भी दोनों महाशक्तियां एक दूसरे के बिल्कुल सामने आ चुकी हैं। जबकि इन दो संकटों को हम इस तरह भी कोरिया संकट को जैसे आज वर्तमान स्थिति को हम देखते हैं कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दो अलग अलग देश हैं, वो भी शीत युद्ध का ही परिणाम है कि एक की विचारधारा अमेरिका से मेल खाई और एक की विचारधारा सोवियत संघ से मेल खाई, जिसके चलते दोनों ने अपनी अपनी विचारधारा अपनी अपनी थिंकिंग के अनुसार अपना अपना ग्रुप चुन लिया, जो कि एक रियल एग्जाम्पल भी आज की डेट में हम शीत युद्ध का देख सकते हैं कि दोनों देश आज भी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया विचारात्मक और मतभेदों के साथ अपना सफर तय कर रहे हैं। साथ ही बर्लिन संकट भी काफ़ी था, क्योंकि बर्लिन के अंदर दीवार खड़ी हो गई थी। वो भी एक शीत युद्ध का प्रतीक था, शीत युद्ध के दायरे का प्रतीक था कि कितनी ज़्यादा लोगों में एक दूसरे की विचारधारा को लेकर ईर्ष्या थी, एक दूसरे के प्रति शक और शुभा था, जिसके चलते बर्लिन की दीवार तक का निर्माण हो गया था। यह संकट भी 1958 से लेकर 1963 तक वहाँ भी अमेरिका और सोवियत संघ सीधे एक दूसरे के आमने सामने थे। और वहीं कांगो संकट, वहाँ भी यही कमोबेश यही स्थिति थी कि दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने थे, परंतु दोनों ने ही समझबूझ का परिचय दिया और युद्ध को टाला जा चुका। अब जैसे कि इसके अंदर हम बात कर लेते हैं थोड़ी और आगे की, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हमें थोड़ी हेल्प मिल जाए पृष्ठभूमि तैयार करने की। इतना सब कुछ होने के बाद दोनों देशों को ये भी चीज़ समझ आ रही थी कि मान के चलिए दोनों तरफ से परमाणु हथियारों का जखीरा भरा जा रहा था, दोनों एक दूसरे को के प्रति शक रखते थे, शुभा रखते थे, कोई भी एक दूसरे के प्रति जो था वो एक तरह से विश्वास की भावना नहीं थी, ना विश्वास की भावना की बहाली हो पा रही थी उस समय। तो दोनों को ये लग रहा था कि अगर मान के चलो कोई सैनिक जो है वो शरारतन कोई परमाणु बम मतलब छोड़ दे या कहीं परमाणु में कोई दुर्घटना ही हो जाए, तो एक देश को ये समझने में भी काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा कि ये कोई दुर्घटना का मतलब परिणाम है, परमाणु बम का फटना, या कहीं ऐसा तो नहीं किसी दूसरे देश ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया है। तो दोनों देश भली भांति इन सब परेशानियों से के बारे में सोच रहे थे और इनका निदान भी चाहते थे। इसके लिए अब उन्होंने क्या कोशिश करी, उन्होंने कई तरह की संधियां करी आपस में, जिससे कि परमाणु बमों के आगे के जखीरे बढ़ाने में थोड़ी कमी लाई जा सके, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी सारी संधियां करी, जिसके अंदर थी कई सारी संधियां थी, जैसे परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु परिसीमन संधि, इस तरीके की अनेक संधि उन दोनों ने मिलकर करी, जिससे कि एक आपसी सहयोग के साथ बिना किसी शक के एक दूसरे की परमाणु प्रसार को बंद करा जाए। दोनों देशों की कई दौरों की इसके ऊपर विचार विमर्श हुए, बैठकें हुई, जिसके अंदर उन लोगों ने कई इस तरह की संधियां करी, जिससे कि परमाणु के हथियारों के प्रसार और प्रसारों के ऊपर थोड़ी रोक लगाई जा सके। तो दोस्तों
ये जानना भी आज बहुत ज़रूरी था। तो आज की वीडियो में हमने क्या नाम है शीत युद्ध के दायरों के ऊपर चर्चा की है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बचा हुआ पार्ट जो है इसका उसको कवर करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।